किया, मैंने इसको ऐसे लिख लिया बेटा, जैसे ये है ना कि 9 टाइम्स दिस, इसको ओपन कर लिया तो 9 टाइम्स 25 मतलब 225 ए स्क्वायर, अगला क्या आ गया 9 बी स्क्वायर, अगला क्या आ गया 25 सी स्क्वायर, फिर क्या आ गया माइनस का 75 ए सी, और रिमेनिंग टर्म्स को भी लेफ्ट साइड ले आओ तो यहाँ से कितना आ गया 45 ए बी, और फिर क्या गया माइनस का 15 बी सी, दिस इज इक्वल टू 0। इसको देखते हुए ना मेरे दिमाग में सबसे पहले एक आइडेंटिटी आ गई। बोलो कौन सी आइडेंटिटी आ गई? वो ये आ गई बेटा, ये आइडेंटिटी हम ट्रिगो में यूज भी कर चुके हैं, दैट इज ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस माइनस ए बी minus BC minus CA, that value is equal to A minus B square plus B minus C square plus C minus A square, that whole divided by 2, right? ऐसे लिख सकते हैं, तो ये चीज मेरे दिमाग में आई और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए दिख रहे हैं, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली ऐसे लिख लिया, दिस इज 15 टाइम्स A its whole square plus 3 times B its whole square प्लस 5 टाइम्स सी इट्स होल स्क्वायर, दिस माइनस ए और सी का प्रोडक्ट है तो मतलब 15 इंटू 5, ये भी देखो ऐसे लिखा जा रहा है 15 ए इंटू 5 सी, माइनस 45 को कैसे लिख लिया ए और बी का प्रोडक्ट है तो मतलब 15 ए इंटू 3 बी, और माइनस का जो 15 है ना उसे ऐसे लिख लिया 3 बी इंटू 5 सी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये देखो कैसी फॉर्म मिली है ना, और इसको कंप्लीटली कैसे लिख लिया 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a का होल स्क्वायर, दिस सम इज इक्वल टू 0। भाई इसका लेफ्ट साइड 0 जो ऊपर ब्लू कलर से आइडेंटिटी लिखी है तभी होगा ना जब राइट साइड भी 0, और तीन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 है, तीनों पॉजिटिव नंबर्स का सम 0, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, तो तीनों नंबर्स को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या लिख दिया 15a माइनस 3b 0, 3b माइनस 5c भी 0 होगा, और 5c माइनस 15a भी 0 होगा। ये तीनों 0 होते हुए क्या बता के चले गए कि 15a का वैल्यू 3b के इक्वल और 5c के इक्वल, राइट? मैंने क्या किया, इन सबको डिवाइड कर दिया 15 से, तो क्या आ गया a इज इक्वल टू b अपॉन 5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू c अपॉन 3, ऐसा कुछ आ चुका है। और ये वैल्यू सपोज लैम्डा ले ली, क्योंकि एबीसी के बीच में रिलेशन निकालना है या बीसीए के बीच में रिलेशन निकालना है जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हमने ये लैम्डा ले लिया देन दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू लैम्डा, बी इक्वल टू 5 लैम्डा एंड सी इक्वल टू 3 लैम्डा। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा, दिस इंप्लाइज दैट बी सी सर ऑप्शन ए। हाँ वेरी गुड, दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, राइट? तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आया बेटा सबको समझ में कैसे सॉल्व किया? हाँ जी बच्चों बताना। सर बस वो वाला पार्ट थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था कि आपने a इक्वल्स टू b अपॉन 5 एंड इक्वल्स टू c अपॉन 3, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले वाला तो हो गया था। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट बेटा मैंने बस अब तुम्हें दिमाग में लेके आना कि हमें निकालनी वैल्यू अल्टीमेटली एबीसी की है, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की फॉर्म में ही आएंगे, बिकॉज एक इक्वेशन से तो डिपेंडेंसी एक वेरिएबल पे लेनी ही पड़ेगी, तभी जाके मुझे एबीसी तीनों की वैल्यू मिल पाएगी, ठीक है ना रॉइस? समझ में आ रही है यस बात? बच्चों सब लोग बताओ, आर्यन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके वेरी गुड। वैभव? यस सर। ओके, और तुषार समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। गुड। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है, दिस इज जस्ट लाइक एज 10th क्लास, ये आपने पढ़ा होगा मुझे लगता है 10th क्लास में। आपको बोल रहा है कि इफ mth टर्म
and nth term of NAP are Tm is equal to 1 upon n and Tn is equal to 1 upon m given. ठीक है, राइट? ये दोनों चीजें गिवन की हुई है, ठीक है। अब आपसे पूछता है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Tmn? योर ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 1 upon mn, second option 1 upon m plus 1 upon n, third option 1 and fourth option this is 0. यस बच्चों बताओ क्या कहोगे? ठीक है, अब थोड़ा ये देखते चलो। सर इसको हम उस मेथड से कर ले जैसे हम m और n को एक कोई नंबर कर ले इमेजिन, फिर बाद में उसी से देख ले क्या सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ वो भी कर सकते हो बेटा, और तुम तो डायरेक्टली ये काम कर लो ना। देखो जैसे Tm दिया हुआ है तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो ये मिल गई a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n। दूसरा दिया हुआ है क्या Tn, वो क्या आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तो मैंने क्या किया, इसे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लिया सेकंड इक्वेशन, और क्या बोल दिया फर्स्ट माइनस सेकंड अगर मैं करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा m माइनस n दिस इंटू डी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। और यहां से मुझे d मिल गया कितना, दिस इज 1 अपॉन mn आ गया जस्ट, बस हो गया काम। अब आपको निकालना था Tmn, है ना? d इतना आते ही सारा का सारा काम बन जाएगा। बेटा रुक जाओ पहले मुझे क्लास में, देखो तो d आया 1 अपॉन mn, तो टर्म n एक काम और कर लेते हैं बेटा, a का वैल्यू निकाल लें तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं, है ना? तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस n माइनस 1 दिस इंटू डी, इसका वैल्यू है 1 अपॉन mn। सिंप्लीफाई कर लो, कितना मिल जाएगा 1 अपॉन m दिस माइनस 1 अपॉन m आ गया प्लस 1 अपॉन mn आ गया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, तो a भी कितना आ रहा है 1 अपॉन mn आ रहा है। a और d सेम आ चुके हैं, तो अब तो कुछ भी नहीं, Tmn निकालना है, तो कितना वैल्यू आ गया a दैट इज 1 अपॉन mn प्लस कौन सी टर्म है mn माइनस 1 दिस इंटू डी दैट इज 1 अपॉन mn, so this is equal to 1 upon mn plus 1 minus 1 upon mn, and these two terms eliminated, and so the value is equal to 1. That means this third option is correct. ऐसे सॉल्व करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने जस्ट इसलिए दिया कि टर्म n और इन सब चीजों के बीच में फैमिलियर हो जाओ। अब बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोल रहा है बेटा कि इफ a1 a2 a3 and so on an they are in arithmetic progression, ये गिवन किया हुआ है, ठीक है, where it is given that ai is positive for all i's equal to 1 2 3 and so on n, ठीक है। देन ये तो स्टेटमेंट आ गया, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 अपॉन a1 into a2, 1 upon a2 into a3, 1 upon a3 into a4 plus and so on, 1 upon an minus 1 into an. Yes, what will be the value of this? दूसरा है मेरे पास, that is 1 upon root a1
plus root a2 plus root a2 plus root a3 plus 1 upon root a3 plus root a4 plus and so on 1 upon root an minus 1 and plus root an ऐसा कुछ दिया बेटा, ये भी अच्छा है, and that value is equal to, तो कैसे सॉल्व करें? लेकिन आंसर जो है ना बेटा, जो नोन टर्म्स है उन्हीं की फॉर्म में निकालना है। नोन टर्म्स क्या है? a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, इन्हीं की फॉर्म में आंसर भी आना चाहिए आपको। तो कोई अपनी तरफ से डी वगैरह क्रिएट करके उसकी फॉर्म में आंसर मत निकालना, ठीक है? तो स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को? मैं जब फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम पे चलता हूं तो मैंने क्या किया, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है उस पर डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बोलो क्यों किया? तो इसका कुछ फायदा है बेटा। अगर मैं डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं ना, तो ये सारी टर्म्स ऐसे कुछ लिखी जाएंगे, देखो डी अपॉन a2 a3 डी अपॉन a3 a4 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म मुझे मिल गई डी अपॉन an माइनस 1 an, एंड ये जो वैल्यू आ रही ना, दिस इज 1 अपॉन डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो a2 और a1 के बीच में, a3 और a2 के बीच में, a4 a3 के बीच में, सब के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का? d का। so this can be written as a2 minus a1 upon a1 a2. Similarly, a3 minus a2 this divided by a2 a3. Similarly, a4 minus a3 this divided by a3 a4 plus and so on. Last term is an minus 1 this divided by an minus 1 an, राइट? एंड अब क्या कर दो? क्यों किया? सबको समझ में आ रहा है बेटा इतना? बताओ हाँ या ना। सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है? अरे भाई हाँ या ना कुछ बोलो, ठीक है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो दिस इज 1 अपॉन डी एंड दैट वैल्यू इज 1 अपॉन a1 डिवाइड कर दिया बेटा, ये तो एलसीएम है ना, इसे डिवाइड कर दो तो ब्रेक कर दोगे तो ऐसे फॉर्म बनने लग गई, देखो 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, अगले से 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a4 plus and so on. Second last term will become 1 upon an minus 1 minus last term becomes 1 upon an. You can see all the middle terms are eliminated. Just we have first term and last term remaining. So this value is 1 upon d, this into 1 upon a1 minus 1 upon an. Take their LCM, we get 1 upon d an minus a1 and that divided by a1 into an. एलसीएम लेने का फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि अगर मैं an को लिखना चाहूं तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म की फॉर्म में, a1 प्लस n माइनस 1 दिस इंटू d and this minus a1 and that whole divided by a1 into an. So that a1 and that a1 they are eliminated. और देखो d से d भी कट गया, मुझे जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया? n माइनस 1 अपॉन a1 इंटू an. बच्चों समझ में आया सबको? बताना हाँ या ना। कोई डाउट यहाँ तक? एक मिनट सर, इसको लिखना है सर। हाँ, नोट करो। जब मैंने सीक्वेंस सीरीज शुरू किया था तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो पड़ा हुआ है, बहुत बोरिंग सा टॉपिक है ना? अब तुम्हें अच्छा लगने लग गया, लगा कि नहीं लगा बेटा? बताओ, ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, कुछ तो बोल दिया करो यार। क्या सर? मैं बोल रहा हूँ पहले जब मैंने शुरू किया तो तुम बोल रहे हो सर सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ मतलब इंटरेस्टिंग सा नहीं है। कुछ लगा इंटरेस्टिंग सा? सर ठीक ठाक है सर। मतलब कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन करते हुए?
क्वेश्चन सर कहते रहा हूँ ठीक ठाक, कुछ ज्यादा खास नहीं। उतना खास नहीं है, जितना अच्छा ट्रिगर और फंक्शन लगा था उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, मतलब वो तो फिर अलग ही लेवल है सर। हाँ वो चैलेंजिंग है बेटा, है ना? नहीं अभी इसमें धीरे धीरे चैलेंजिंग प्रॉब्लम आएगी, बट अलजेब्रा फिर भी इजी होता है, मतलब ये स्कोरिंग टॉपिक होते हैं जहां पे हम नंबर लेके आ सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी ना देखो, ये था कुछ ऐसे, 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 plus and so on. At last term is 1 upon root a, क्या आ रहा है बेटा देखना, √AN -1 प्लस √AN, इस टाइप की टर्म है। मुझे इस इसको सर हम रैशनलाइज करके कर सकते हैं क्या? वेरी गुड बेटा, रैशनलाइज ही करना है। रैशनलाइज लेकिन ऐसे करना, देखो कैसे, ये ऊपर लिख लेना √A2 माइनस √A1, ये कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 का बन जाएगा ना नीचे, A² माइनस B² वाले फॉर्म से। और ऐसे यहाँ पे क्या आ गया, √A3 माइनस √A2, नीचे क्या आ गया, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म विल बिकम √AN माइनस √AN -1, और नीचे क्या आ सर गया, नीचे आप डी लिख सकते हो, डी को कॉमन ले लेंगे। हाँ, और नीचे वाली टर्म्स जो है बेटा वो तो सारी D है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम, अपॉन में कितना आ गया, D आ गया, ऊपर क्या आ गया, √A2 माइनस √A1, और ये भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, √A3 माइनस √A2, ये वैसे ही बन चुका है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बीच वाली टर्म्स एलिमिनेट हो रही थी ना, तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी √AN माइनस √AN -1। हम गौर से देखो, ये सारी टर्म्स कट गई, सिर्फ यहाँ से माइनस √A1 बच गया और यहाँ से √AN बच गया, तो अल्टीमेटली आ कितना गया, √AN माइनस √A1 एंड दैट डिवाइडेड बाय D, फिर रैशनलाइज कर दिया, तो आ गया AN माइनस A1 दिस डिवाइडेड बाय D इंटू √AN प्लस √A1। तो जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है ना उसको फिर से ब्रेक कर दो ना, nth टर्म है वो तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D दिस माइनस A1 एंड दैट डिवाइडेड बाय D इंटू √A1 प्लस √AN। अब ये A1 से A1 कैंसिल आउट, D से D कैंसिल आउट, अल्टीमेटली कितना आ चुका है, n-1 अपॉन √A1 प्लस √AN। राइट बच्चों, समझ में आया सबको, बताना है या ना, कोई डाउट तो नहीं आता? नो सर, सही आ गया। वेरी गुड। अब बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2017 एडवांस, इंटीजर टाइप है क्वेश्चन, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। देखो एडवांस में तीन वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताया, एक इंटीजर टाइप होता है, एक न्यूमेरिक आंसर टाइप होता है, और एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, है ना? बस इस क्वेश्चन के बाद छोड़ रहा हूं मैं आपको। प्रॉब्लम में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बेटा बोलता है कि द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल the sides of a right angle triangle are in AP arithmetic progression, right? If the triangle has area 24, the triangle has area 24, then what is the length of smallest side? Then what is the length of smallest? सर वही ना, इसमें हम अज्यूम करेंगे टर्म्स। हाँ बेटा बिल्कुल, ये जो इसमें
मतलब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला था जेई एडवांस 2017 का। तो सबसे पहला काम क्या कि आप तीन साइड होती है ट्रायंगल की, है ना। और मैंने तुम्हें बताया था कि एपी के तीन नंबर्स अगर आपको एज्यूम करने हो तो क्या क्या लेने होंगे, ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी। ठीक है, दे आर साइड्स ऑफ एपी। ऑफ ट्रायंगल, सॉरी। अब इसके अंदर ये तो हो गई स्मॉलेस्ट साइड, राइट, क्योंकि इसमें माइनस डी हो रहा है। डी मैंने पॉजिटिव लिया है, ये बस सब समझते चलना। और ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है। इसने पूछा भी ये कि स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी। ट्रायंगल राइट एंगल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड क्या होगी, लार्जेस्ट साइड होगी। तो ये तो आ गई ए प्लस डी, ये क्या आ गई ए माइनस डी, ये क्या आ गई ए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात, बताओ। उसका एरिया इसने गिवन किया हुआ है ट्रायंगल का। अब तुम थोड़ा सोचो कैसे सॉल्व करें। सर आंसर 6 आ रहा है। आंसर 6 आ रहा है, ठीक है बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करते हैं दोनों साइड, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। राइट साइड में आ गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। तो ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया और ये 4ad हो गया। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4ad आ गया। ए से फिर से एक ए कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रिलेशन आ गया ए इक्वल टू 4 टाइम्स डी, राइट। अब आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है, वो एरिया दिया हुआ है 24। इस बात का मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने पहला काम किया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, अब ये एरिया वाला काम कर रहा हूं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ए इंटू ए माइनस टी, दिस इज इक्वल टू 24। इट इज गिवन, सॉरी, ये पिछली वाली इक्वेशन से ए का वैल्यू 4d निकाल ही चुके हैं, तो पुट कर देते हैं 1/2 4 टाइम्स डी इंटू 4d माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 24। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये भी 12, और यहां से मेरे पास आ गया कितना, 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एंड दिस इंप्लाइज d स्क्वायर इज इक्वल टू 4, so this implies d is equal to 2। डी नेगेटिव तो होगा नहीं ना, मैं पहले ही मानते हुए चल रहा हूँ, साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे भी हम लोग। ठीक है, तो डी का वैल्यू 2 आ गया। तो स्मॉलेस्ट साइड कितनी आ गई, दिस इज d2। तो a कितना आएगा, सो दिस a इज इक्वल टू 4 इंटू डी था, दैट इज 8। सो स्मॉलेस्ट साइड दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 2, राइट, दैट इज इक्वल टू 6। राइट बच्चों, आ रहा है समझ में।